हे गाइस। तो पिछला चैप्टर येकिन और चेंगफाइची के बीच के इमोशंस और ड्रामा को दिखा रहा था। चैप्टर की शुरुआत येकिन के बर्थडे से होती है, जहां वो रात के 10 बजे तक अकेला अपने अपार्टमेंट में बैठा था। जब चेंगफाइची लेट आता है तो येकिन का गुस्सा पिघलता नहीं है, लेकिन जब वो केक लाता है तो येकिन का मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें येकिन का एटीट्यूड स्टिल रॉयल जैसा होता है। जब फाइची उसे एक छोटी सी डायमंड रिंग देता है तो येकिन इनिशियली तो शॉक्ड होता है, पर फाइची के रोमांटिक वर्ड्स के बाद उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर येकिन को पता चलता है कि फाइची ने पैसे बचा के वो रिंग खरीदी थी और वो अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करता है। येकिन का दिल सॉफ्ट हो जाता है जब वो फाइची का इंजर्ड हाथ देखता है और उसका ख्याल रखता है। दोनों के बीच का फिजिकल क्लोजनेस बढ़ता है और येकिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फाइची, जिसे ज्यादा हेसिटेशन होता है, फाइनली येकिन को अपनी फीलिंग से समझाता है। आगे जब येकिन अपने डाउट्स को क्लियर करता है तो फाइची भी अपने इमोशंस को नहीं छुपाता। फाइची का कोल्ड एटीट्यूड वैसे उसके फैमिली इश्यूज को हाईलाइट करता है। फाइची का गिल्ट और बर्डन उसकी फैमिली के पास से लिंक्ड है। एंड में फाइची अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाता है, जिसे उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, और वह अपनी पास से जुड़ता है। अब आगे एक शाम के वक्त फाइनली येकिन को चेंगफाइची का एक लेट रिप्लाई मिलता है। येकिन ने तो ऑलरेडी अपने दिमाग में नाराज होने के सारे तरीके भी सोच लिए थे। फिर उसने सोचा, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो पेशेंट को ही ट्रिक करके मिलने बुला लूंगा। वैसे भी मुझे उसके साथ पूरा दिन थोड़े ही रहना है, बस उसे हॉस्पिटल के गेट पर मिलके वापस चला जाऊंगा। उससे एक बार मिलना ही काफी है, क्या ही फर्क पड़ता है। ये सोच के उसने खुद में थोड़ा रिलीफ महसूस किया। कोट पहनते हुए और फोन स्क्रीन देखते देखते उसने वी चैट खोला और उसके सामने वो मैसेज था जिसने उसे एक सेकंड के लिए तो फ्रीज ही कर दिया था। मैसेज चेंगफाइची ने लिखा था और उस मैसेज में लिखा था, आई थिंक हमें कुछ टाइम के लिए ना मिलना बंद कर देना चाहिए, जस्ट अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। येकिन ने आंखें झपकाई, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि ये सच है। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या किया जो मिलने से भी मना कर दिया उसने मुझे। पढ़ाई और मिलने का क्या ही कनेक्शन है। फ्रस्ट्रेटेड होके उसने चेंगफाइची को तुरंत कॉल मिलाया, पर फाइची ने बिना सोचे तुरंत कॉल कट कर दिया। मतलब पिक नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया कॉल उसका। बीप 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 के उस बिजी टोन को सुनते ही येकिन ने गुस्से में और घी डालने का ही काम किया। और फिर अगले कुछ दिन भी फाइची का फोन अनरीचेबल ही रहा। कभी कभी एक दो छोटी मैसेजेस मिलती थी बस, जैसे अभी बात नहीं कर सकता, शांत रहो, ज्यादा ड्रामा मत करो। येकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका ड्रामा क्या था एग्जैक्टली। इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मिलना बंद बोल दिया गया। फाइची तो इवन विंटर वेकेशन के क्लोजिंग सेरेमनी पे भी नहीं आया। एक क्लासमेट जो क्लास 3-1 में था और जानता था कि चेंगफाइची और येकिन दोनों काफी क्लोज हैं, तो उसने येकिन से रिक्वेस्ट की कि क्या तू उसे उसका होमवर्क दे देगा। येकिन ने बुक्स तो ले ली, पर स्कूल गेट के बाहर पहुंचते ही एक झटके में उसने सारी किताबें डस्टबिन में फेंक दी और फिर थोड़ी देर बाद वापस गया। डस्टबिन के पास जाकर एक एक बुक उठाई और हर बुक के साथ फाइची को गालियां देता गया, लेकिन हाँ, सब बुक्स उठाई। येकिन ने कभी भी मानना नहीं चाहा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके दिल के कोने में एक छोटी सी आवाज बार बार आ तो रही थी, जो कह रही थी कि कहीं कुछ तो सीरियस है। एक पल के लिए उसने सोचा भी कि कहीं फाइची किडनैप तो नहीं हो गया ना, पर अगले ही सेकंड में उसके दिमाग ने उसका मजाक उड़ा दिया। अरे भाई, जिस बंदे के पास एक रिंग भी अफोर्ड करने के पैसे मुश्किल से हैं, उसको किडनैप कौन करेगा। फिर अगला डाउट सामने आया कि हो सकता है किसी ने उसे ये जिंगशियान का बेटा समझ लिया हो, पर तुरंत ही उसका लॉजिक फिर से एक्टिवेट हो गया। ये जिंगशियान तो खुद अभी अपनी कंपनी के पैसे संभालने में लगा है। कौन सा किडनैपर इतना बदतमीज है कि अभी उसकी फैमिली पे हाथ डाले। और सबसे बड़ी बात, अगर किडनैप ही करना होता तो मुझे करता ना, मैं तो असली बेटा हूँ। तो क्या उस नाजायज बेटे का रेट मुझसे ज्यादा है?
एक बार उसका जो ये उल्टा पुल्टना सोचने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसका रुकना मुश्किल ही था। उसके दिमाग ने फुल ऑन कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी मोड को चालू कर दिया था। फाइनली येकिन ने अपना इमोशनल बैकअप प्लान एक्टिवेट किया, जो था लाओ यीफेंग। येकिन ने लाओ यीफेंग से फुल टेंशन में पूछा, तू बता ना, क्या हो सकता है? क्यों चेंग फाइची मुझे इग्नोर कर रहा है? लाओ यीफेंग ने पहले तो कुछ देर सोचा, फिर थोड़ा रुक के बोला, नहीं नहीं, फाइची वैसा बंदा तो नहीं लगता। येकिन ने इरिटेट होकर पूछा, कैसा बंदा? लाओ यीफेंग ने थोड़ा इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, चेन शिमाई जैसा। ये सुनते ही येकिन का तो पसीना ही छूट गया। मतलब चीटर हस्बैंड, छोड़ के चला जाने वाला, दिल तोड़ने वाला विलन। बट फिर नेक्स्ट मोमेंट ही येकिन ने खुद को थोड़ा संभाला और बोला, नहीं नहीं, चेंग फाइची ऐसा नहीं कर सकता, उसमें इतना दम ही नहीं है। और वैसे भी ना वो मुझे छोड़ सकता है, ना वो डेयर करेगा मुझे छोड़ने का। पर जब वो थोड़ा इमोशनली कूल डाउन हुआ तो उसने खुद एक बात को रियलाइज किया कि या तो मैं खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या उस पर। दोनों ही केसेस में, और दोनों केसेस उसके लिए थोड़े डेंजर जोन ही थे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं एक वीक तक उसे कांटेक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर उसने चेंग फाइची को इग्नोर कर दिया तो वो खुद येकिन को ढूंढता हुआ खुद उसके पास ही आ जाएगा। और सच में उसने उस पूरे हफ्ते उसने अपना डिसीजन पक्का रखा। पर जाने से पहले के दिन, वेकेशन से एक रात पहले, उसका पेशेंस टूट गया। वो रिपोर्ट कार्ड जो उसने छुपा कर रखा था, जिसे देखकर उसका खुद का भी मूड बड़ा खराब हो जाता था, उसने उस रिपोर्ट कार्ड को क्रम्पल करके फोटो खींची और चेंग फाइची को भेज दी। पर रिप्लाई आया, और रिप्लाई था ओके, बस एक वर्ड। पर येकिन का मूड फिर भी चमक गया, क्योंकि चेंग फाइची ने रिप्लाई किया था, क्योंकि उसे इस बात का सुकून था कि एटलीस्ट वो भागा तो नहीं और वो चेन शिमाई तो नहीं बना। इधर जब येकिन की मॉम उसकी पैकिंग में मदद कर रही थी, तब उसने कैजुअली बताया कि इस ट्रिप में वो और ये जिनशियान नहीं जा रहे हैं। येकिन ने तो जैसे इस इंसिडेंट को कोई बड़ी बात समझा ही नहीं, तो उसने खुशी खुशी पूछ लिया, मॉम बताओ ना क्या कॉस्मेटिक्स चाहिए, एयरपोर्ट पे मैं ले लूंगा तुम्हारे लिए। उसकी मॉम उसके इस प्यार भरे जवाब से एक पल के लिए इमोशनल हो गई थी। वो मुस्कुराई, आंखों में थोड़ा सॉफ्टनेस लेके बोली, मेरा पगला बच्चा। और लंबे टाइम बाद पहली बार उसने उसका गाल पिंच कर दिया और बोली, बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो जैसे आज हो। येकिन ने तुरंत पीछे हटकर अपना फेस बचा लिया और बोला, मैं बड़ा हो गया हूँ मॉम, ये चीक पुलिंग ना अब सूट नहीं करती मुझे। पर सच तो ये था कि एक और इंसान भी था जो उसका गाल ऐसे ही खींचता था और बहुत पसंद भी करता था। पर अब वो इंसान उसे कुछ दिन से मिला ही नहीं था, और ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। फ्लाइट के टाइम तक येकिन को ना तो चेंग फाइची का रिप्लाई मिला और ना ही वो आया था उसे सी ऑफ करने। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना पूरा रिवीजन मटेरियल वाला बैग चेकिंग काउंटर पे ही कहीं पटक दिया था। पर सिर्फ 5 मिनट बाद जब जाओ फेंग ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, तो वो वापस गया और बैग ढूंढने लगा जैसे वो अपनी जान ढूंढ रहा हो। वही बैग था जिसमें चेंग फाइची के दिए गए टेस्ट पेपर्स और इंग्लिश के एसेस थे। जाओ फेंग जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा था, उसकी ओवर ड्रामेटिक रिग्रेट देखकर बोल पड़ा, वो टॉप स्टूडेंट तुझे पता नहीं कैसे झेल रहा है, मैं होता ना तो पागल ही हो जाता। जवाब में येकिन ने आंखें घुमाई और रिवर्ट मारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास मॉनिटर तुझे झेल जाता है, मैं होता ना तो तेरे ना टुकड़े टुकड़े ही कर देता। और उसी मजाक भरे मूड में प्लेन ने उड़ान भी भरी, परफेक्टली ऑन टाइम। उसी वक्त कैपिटल 3rd पीपल्स हॉस्पिटल में चेंग फाइची हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर वार्ड में गया। चेंग जिन बेड पर बैठी थी, हाथ में एक A4 साइज पेपर पकड़े हुए। फाइची ने जैसे ही नोटिस किया कि क्या हो रहा है, पर बेचारे को ना कुछ रोकने का वक्त ही नहीं मिला। चेंग जिन का हाथ कांप रहा था। वो पेपर उठा के पूछ बैठी, ये क्या है? वो था कैपिटल यूनिवर्सिटी सी के सेल्फ रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म, जो चेंग फाइची ने किताब में छुपा कर रखा था। ऑफिशियल स्टैम्प भी लग चुकी थी, उसका सिग्नेचर भी था।
सिर्फ एक स्टेप बचा था एडमिशन का कंफर्मेशन। बेड के पास वाली बुढ़ी अम्मा क्यूरोसिटी में झुकी और पूछ बैठी, अरे ये तो सी यूनिवर्सिटी है ना? तुम्हारे लड़के के ग्रेड्स तो काफी अच्छे हैं ना? टॉप यूनिवर्सिटी में रिकमेंड क्यों नहीं हुआ वो? बात सुनकर चेंगजिन ने सर हिला दिया और बोली, नहीं, उसे डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, वो तो बाहर पढ़ने की सोच रहा है। चेंगफाई जी ने हल्की सी सांस छोड़ी और ऑलमोस्ट थके हुए अंदाज में बोला, मॉम। पर चेंगजिन ने जैसे उसकी बात पहले ही समझ ली हो, बेचैनी में उसने उसकी बात काट दी और बोली, तुम जाओगे ना अब्रॉड, है ना? उसकी आंखों में वो डेस्परेशन था, वो प्लीडिंग वाला लुक था जिसे इग्नोर करना ना मुश्किल था। और फाइची ने क्लियरली उस दर्द को महसूस भी किया, लेकिन फिर भी उसने बड़े ठंडे लेकिन ठीक तरीके से जवाब दिया, नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। सी यूनिवर्सिटी वैसे कोई नामचीन यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन उसने ये चॉइस येकिन के फाइनल एग्जाम के स्कोर्स को देखकर ही ली थी और ये भी सोचा था कि अगले 4 महीने में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये डिसीजन इमोशन नहीं, कैलकुलेशंस और रियलिटी चेक के बेसिस पर लिया गया था। अगर चेंगजिन और यी जेंग ने प्रेशर नहीं डाला होता तो शायद ये डिसीजन उसे अभी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पिछले कुछ दिनों से फाइची सीक्रेटली अपने होम रूम टीचर और सी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के कांटेक्ट में था, ताकि न्यू ईयर के पहले सब क्लियर हो जाए। और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पहले ही चेंगजिन को ये सब पता चल जाएगा। चेंगफाई जी के सीधे जवाब के बाद चेंगजिन की आंखों की वो सॉफ्टनेस अब गायब हो गई थी। उसका चेहरा भी एकदम ठंडा हो गया था। अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करते हुए उसने बोला, क्यों? मुझे एक रीजन तो बताओ। चेंगफाइची के लिए थोड़ा रिलीफ था ये सोचकर कि ई जेंग ने शायद अभी तक येकिन के बारे में चेंगजिन को नहीं बताया था, मतलब अभी भी उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज बाकी थी। उसने अपनी माँ से कामली बोला, मैं यहीं रहकर इसी शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर चेंगजिन ने तुरंत उसकी बात काट दी और बोली, मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बचपन से सिखा रही हूँ ना कि इमोशंस ना बेकार होते हैं। जब लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हो तो दिल की नहीं, दिमाग से सोचना पड़ता है। चेंगफाइची को उस वक्त सच में दिल से दुख हुआ था जब उसने माँ के मुंह से ये बात सुनी थी। चेंगजिन चाहे कह रही थी कि सब कुछ सिर्फ उसके भले के लिए है, पर सच कहे तो उसके एक्शंस ने कब का असली सच बयां कर दिया था। वरना ई जेंग को उसे इम्पल्सिव कह के मजाक उड़ाना इतना आसान नहीं होता। फाइची ने धीरे धीरे लेकिन अपने हर लफ्ज को ठीक से चुनते हुए बोला, अगर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है तो इसमें दिल की सुननी चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर अंधा फैसला लेना चाहिए। चेंगजिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई क्योंकि वो चेंगफाइची की बात को क्लियरली डिसएग्री कर रही थी। फिर बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई और एरी गैरी नहीं। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए ही किया है। फाइची के होठों पे एक थका हुआ सा बिटर सा स्माइल आया क्योंकि उसने फिर वही पुराना डायलॉग सुना था, जैसे माँ की बात नहीं मानना कोई महापाप हो। पर अब वो बचपन वाला फाइची नहीं था अब, जो गिल्ट या शेम से दब जाए। आज उसने क्लियरली देख लिया था कि उसकी माँ ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी वो चाहती ही नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि वो बिना किसी शर्त के उसकी बात को मानता जाए, बस। उसने गहरी सांस ली। आंखों में आज पहली बार एक डायरेक्ट सवाल लेके उसने पूछा, सच बताओ, आपने जो ये सब किया क्या वो मेरे भले के लिए था या अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए? चेंगजिन एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में शौक और एक डर भी था, जैसे उसके मन की बात किसी ने पढ़ ली हो, और साथ ही था एक छुपा हुआ गुस्सा, जैसे उसकी रियलिटी एक्सपोज कर दी गई हो। इतने सालों तक उसने खुद को समझाया था कि वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन हर रात के नाइटमेयर्स उसे वापस वहीं 20 साल पुराने दर्द में फेंक देते थे। वो बेइज्जती, वो लहू से भरा हुआ पास्ट, कुछ भी नहीं भुला पाई थी वो। तो चाहे दुनिया समझे या ना समझे, चाहे सब लोग उसे गलत कहें, वो हर हाल में अपना हक वापस लेना चाहती थी। चेंगफाइची से वो बोली, वो सब पहले मेरा होना चाहिए था। चेंगजिन की आवाज शार्प थी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो।
फिर आगे बोली, और अब वो तुम्हारा होना चाहिए था, तुम उसके पहले बेटे हो, वो सब तुम्हारा हक है। ये सुनकर फाइची ने बस ठंडे अंदाज में सर ना में हिला के जवाब दिया, वो उसका है, मैं उसका कुछ भी नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद कमा सकता हूँ। चेंगजिन बोली, तुम कमा लोगे? तुम क्या कमा लोगे अकेले? चेंगजिन की हालत जैसे कंट्रोल से बाहर हो रही थी, शायद बीमारी की वजह से या फिर लास्ट टाइम जो वो औरत मिलने आई थी उसके बाद से। जो भी फसाद चेंगजिन ने अपने बेटे के सामने बना के रखा था वो अब बिखर रहा था, और तब गुस्से में आकर उसने अपने हाथों से वो सेल्फ रिक्रूटमेंट फॉर्म को फाड़ दिया। वो फॉर्म जिसको फाइची ने इतने अरमान से भर के रखा था। कागज के टुकड़े हवा में उड़ते रहे और उनके बीच से फाइची ने देखा अपनी माँ का वो चेहरा जो पहली बार इतना बदल चुका था। उसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, जैसे वो बिल्कुल होश में ही ना हो। फिर वो चिल्लाई, सिर्फ मेरी मौत के बाद ही तुम सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। उसी दोपहर को हॉस्पिटल के कैंटीन में वो बूढ़ी औरत जो चेंगफाइची की माँ के साथ बेड शेयर करती थी, उसे कोने में ले जाके चुपके से बोली, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है? तुम तो एक अच्छे लड़के हो, अपना फ्यूचर फैमिली के चक्कर में दांव पे मत लगाओ। फाइची को लगा था कि ये भी उसकी माँ के लिए सिफारिश लेकर आई है, पर उस बुढ़ी औरत के अगले शब्दों ने उसे सरप्राइज कर दिया। वो बोली, तुम्हारी माँ सच में थोड़ा ज्यादा कर रही है, तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसे किसी के कहने पर बिना तुम्हारी मर्जी के फैसला लेना ठीक नहीं है। पर पढ़ाई को लेकर मजाक मत करो तुम, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मैंने भी सी यूनिवर्सिटी का नाम तो सुन ही रखा है। तुम्हारे जैसा लड़का अगर उसमें जा रहा है तो समझ लो कि मैं, जिसका एक पैर कब्र में रखने वाली बुढ़िया, भी तुमसे ज्यादा समझदार दिखती हूँ। उसकी बात सुनकर फाइची एकदम स्पीचलेस हो गया। उसे लगा कि अगर एक आउटसाइडर पे ये फर्क समझ गई है तो उसकी माँ, जो जिंदगी भर उस पर डिपेंड करती रही, उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है। पर यही तो चेंगफाइची की जिंदगी का एक कड़वा सच था। चेंगजिन को चेंगफाइची का बेस्ट होना सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड जैसा लगता था, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो अब उसके सेल्फिश मोटिव्स के हिसाब से अब कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब अब तक जो उसने चाहा उसकी वो विश पूरी हो जानी चाहिए। वक्त बदल चुका था। हो सकता है चेंगजिन भी ये सब जानती हो कि ई जेंग अब वो पुराना इंसान नहीं रहा। अगर उसने उस वक्त अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस कर दिया था फ्यूचर के लिए, तो अब 20 साल बाद वो क्या देख के वापस आएगा। और जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो एक ही चीज बची थी जो अभी भी लोगों की नजर में वैल्यूएबल थी, और वो था चेंग फाइची खुद। लेकिन फाइची बस एक ट्रॉफी तो था नहीं, वो एक इंसान था जिसका अपना मन था और अपने फैसले थे। हॉस्पिटल के दीवार के सहारे उसने अपनी थकी हुई सी आंखों को छुपाने के लिए ब्रोज को पिंच किया। वो हर बार किसी का टूल नहीं बनना चाहता था। अगर अब उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये किसी शिकारी के डाले गए जाल में फंस जाने जैसा ही होगा, और वो जितना अंदर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा उसका स्पेस। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास ना तो कोई चॉइस बची होगी, ना येकिन के साथ कोई चांस। जहर भरी हवा में भी जीने की थोड़ी सी जगह ढूंढने के लिए उसने अपनी आंखें खोली, सांस अंदर खींचकर थोड़ी हिम्मत जमा की, और फिर मोबाइल निकालकर ई जेंग को दोबारा कॉल मिलाया। चेंगफाइची को पहले लगता था कि ई जेंग शायद चेंगजिन से थोड़ा ज्यादा समझदार और थोड़ा शांत नेचर का है, लेकिन अब वो समझ गया था कि बिजनेस वर्ल्ड में इतने साल काम करते रहने से अब उस आदमी को ऐसा बनाया है कि उसके वर्ड्स तो पोलाइट होते हैं पर चॉइसेस कभी नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से फाइची उसे बार बार बस एक ही बात बोल रहा था कि प्लीज येकिन को मत छूना और ये बात माँ को मत बताना। ई जेंग ने मुस्कुराते हुए प्रॉमिस तो कर दिया था, पर अगले ही मोमेंट बोला, पर बेटा हर डील में कुछ तो एक्सचेंज होता है, अगर मैं सब कुछ फ्री में दे दूं तो लोग मुझे बेवकूफी कहेंगे, है ना। फाइची को उसकी बातें एब्सर्ड लगती थी, जैसे ये क्या ट्रेड कर रहे हो तुम, इंसान, फ्यूचर या रिलेशनशिप। पर अभी सिचुएशन ही ऐसी थी और पावर इम्बैलेंस भी इतना था कि फाइची को बस उससे टाइम निकालना था। वो चाहता था कि जब ई जेंग पेशेंस लूज करे
थोड़ा इंटरेस्ट लूज करे और उसे छोड़ दे, तब वो अपने लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढेगा। और इसी रीजन की वजह से वो पिछले 1 महीने से येकिन को इग्नोर कर रहा था। यही तो एक स्ट्रैटेजी थी, डिले, कंफ्यूज और मिसलीड, ताकि कहीं से उसके लिए एक रास्ता निकल आए। पर ई जेंग ने तो हद ही कर दी थी। अपने कॉन्टेक्ट यूज करके नॉट जस्ट उसने फाइची के क्लास टीचर से बात की थी, बल्कि सी यूनिवर्सिटी भी वो पर्सनली विजिट करके आया था। वो बस ये दिखाना चाहता था कि मैं हर जगह हूँ और तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। और एक दिन तो उसने फोन पे फाइची को प्रोवोक भी कर दिया था। बोला, वैसे पता है, तुम्हारा वो येकिन ने ना तुम्हारी बैकग्राउंड चेक भी करवाई थी। प्राइवेट डिटेक्टिव तो इतने बदनाम निकले, यहाँ तक कि उसने अपना असली नाम तक यूज किया था। वो लड़का अपने बाप जैसा ही क्लेवर है, तुमसे ज्यादा डेंजरस है। नॉर्मल सिचुएशन में ये एक बड़ा इमोशनल झटका होता चेंग फाइची के लिए, पर फाइची ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था ये। जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो वो डायरेक्ट, इंटेंस और फुल ऑफ यू बेटर नॉट लॉय टू मी वाला एनर्जी था। वो बताता था कि येकिन पहले से सब कुछ जांच के आया था। और सच कहूँ तो फाइची का मन तो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि उस जैसा लड़का जो हर इमोशन को अपने चेहरे पर लिख देता है, जो एक छोटी सी बात से हर्ट हो जाता है, उनमें छुपकर कोई बुरा इरादा भी हो तो वो क्या ही बिगाड़ सकता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ समुंदर के पार छुट्टी पे गया हुआ येकिन भी कुछ खास खुश नहीं था। कुछ दिन आइलैंड पे चिल करने के बाद येकिन और जाओ फेंग फाइनली न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वहां ऑलरेडी उनके दोस्त लिू यांग फैंग और जाओ यूए भी थे। उन दोनों ने भी फुल लॉयल्टी दिखाई। दोनों ने क्लासेस बंक की और 2 रात कंटिन्यूअस उन्हें नाइट क्लब्स घुमाए। पर येकिन का मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। तेज लाइट्स, सिगरेट और शराब की स्मेल सब मिला के उसका मूड खराब हो गया था। उसने अनॉयड होके क्लब से निकलने का प्लान बनाया, पर तभी लिू यांग फैंग ने उसका रास्ता रोक लिया और जाओ फेंग से बोला, जब मैं और आयु नहीं थे तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये येकिन तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से निकल के आया हो। प्योर मन, प्योर विचार। जाओ फेंग ने अपना बियर टेबल पर रख दिया और बोला, अरे भाई, मैं क्या ही करूं? ये बंदा बिजी ही रहता है, दिन भर पढ़ाई और उस टॉपर के साथ ही चिपका रहता है, क्लास के बाद गायब हो जाता है, और तो और वेकेशन पे भी अपना होमवर्क बुक साथ लाया है। कल रात इतनी देर से आया, फिर भी 2 पेज फिनिश किए। जाओ वे सुनकर तो हंसी पड़ा। बोला, लगता है ये उस नर्ड की बातों में आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई किन सच में प्यार में पड़ गया? ये किन जो अब तक खड़ा था जाने के लिए वापस अपनी सीट पे बैठ गया और जिद्दी टोन में बोला, बकवास मत करो, बस सोचा तुम लोगों के साथ यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ी पढ़ाई ही कर लूं। जाओ फेंग ने सस्पिशियसली अपनी आंखों में थोड़ा डाउट लेके बोला, मुझे तो लगता है कि तुम उस एकेडमिक बुली के हाथों बुली हो रहे हो। तू वहां से आया और वो तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं आया, और सबसे बड़ी बात, तू एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये किन जवाब में गुस्से से चिल्ला के बोला, बकवास, अगर मैं कहता कि मुझे मिलने आना है तो क्या वो हिम्मत करता ना आने की? लिू यांग फैंग ने सिगरेट का एक ऐश झटकते हुए उसे और टीज करते हुए बोला, तो अब हम जब सब वापस जा रहे हैं तो सबको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। सबने मिलके डिसाइड किया था कि वो सब 2 दिन के लिए चाइना वापस जाएंगे। इधर येकिन को लगा कि उसकी इज्जत, ईगो और फुल मैं टॉप हूँ वाला स्टेटस खतरे में है, तो उसने तुरंत एयरपोर्ट के गेट पे खड़े खड़े फोन निकाला और फुल ड्रामा मोड ऑन करके मैसेज भेज दिया चेंग फाइची को, वापस आ रहा हूँ 8 बजे शाम बीजिंग टाइम, पिक करने आना बेबी। चाइना में जब देर रात चेंग फाइची ने जब ये मैसेज देखा तो वो धीरे से वार्ड के कॉर्नर में बैठे रिक्लाइनिंग चेयर से उठ गया, फोन साइड में रखा, माँ के कप में गर्म पानी रिफिल किया और फिर थोड़ी देर बाद चुपचाप वापस लेट गया। लेकिन अब नींद आ ही नहीं रही थी। 1 महीने से ज्यादा हो गया था उसे येकिन को देखे हुए, और अब फाइची जैसा काम इंसान का भी दिल तड़पने लगा था, स्पेशली जब हर वक्त उसके आसपास इतनी टाइट सर्विलेंस थी, जैसे किसी ने उसके आसपास इनविजिबल प्रिजन बना दिया हो। वो तो सिर्फ समझना चाहता था, उसकी खुशी के लिए लड़ना चाहता था, और बस वही सबसे बड़ी थ्रेट बन गया था।
ये सोचकर चेंगफाई ची ने बिस्तर पर करवट बदली। मन में एक ही बात चल रही थी कि कल किस बहाने से घर से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अगले दिन एक मौका मिल ही गया। दोपहर में दादी हॉस्पिटल आई थी चेंगजिन से मिलने। साथ में वो कुछ साइड डिशेस भी लाई थी जो चेंगजिन को पसंद थे। फाइची ने वो डिशेस लेकर बाहर सिंक पे धोने का काम उठाया। मन में ये प्लान बना के कि मैं बोलूंगा कि दादी को घर छोड़ने जा रहा हूँ और हॉस्पिटल के सामने जो ब्लैक टैक्सीज खड़ी रहती हैं उनमें से एक ले लूंगा। 2 घंटे लग भी गए तो कह दूंगा कि ट्रैफिक था। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर उसे देख पाया तो काफी होगा। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई सी खुशी थी। वो सोच रहा था वरना वो छोटा सा तूफान तो जरूर मचा देगा। यही सोच के उसने हाथ तेज कर दिए बर्तन धोते हुए। पर जैसे ही वो बर्तन लेकर वार्ड के दरवाजे पे आया, अंदर से चेंगजिन की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बोल रही थी, मैं उससे कम हूँ क्या? उसके पास सिर्फ एक अच्छा बैकग्राउंड था। मेरे पास भी बेटा है, मैंने जान लगा के पैदा किया, उसे संभाला है और आज वो इतना लायक बन गया है। कौन कहता है कि वो काबिल नहीं है? कौन कह सकता है कि उसे वो सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए? दादी बीच में कुछ कहना चाहती थी, शायद उसे समझाना चाहती थी, लेकिन चेंगजिन की बात में लॉजिक इतना तेज था कि दादी भी चुप हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पर बेटा वो औरत तो बेकसूर थी ना। पर चेंगजिन अब किसी की सुन ही नहीं रही थी। बोली, वो बेकसूर थी तो मैं क्या हूँ? मुझे क्या वो सब भुगतना चाहिए था? मैं पहले प्रेग्नेंट थी, वो तो बाद में आई। मैं सिर्फ ई चेंग से एक बार मिलना चाहती थी, सिर्फ उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता। लेकिन उस औरत ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था? और फिर वो खुद ही हंस पड़ी। फिर बोली, पर देखो किस्मत ने सबका हिसाब चुका दिया। उन्हें एक बेवकूफ बेटा दिया और मेरे पास है एक ब्रिलियंट बेटा। आखिर में तो ईजेंग हमें ढूंढते हुए आया ही ना। भगवान ने इंसाफ कर दिया। मॉम, क्या तुम खुश नहीं हो? मेरा बेटा इतना लायक है, एक ना एक दिन वापस उसी जगह जाएगा जो उसका हक है। रूम के अंदर से उसकी हंसने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी हंसी जो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। और बाहर खड़ा चेंगफाई ची उसके हाथों में थामे हुए बर्तन के नीचे से पानी टपक रहा था। उंगलियां ठंडी पोर्सनील पे दब चुकी थी और चेहरे पर एक सन्नाटा, जैसे दिल किसी पत्थर की तरह सिकुड़ गया हो। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो अपनी माँ की नजर में वो सिर्फ एक बदले का जरिया था और कुछ नहीं। पहले कभी अपने आप को उसने झूठी तसल्ली दे दी थी। सोचा था कि शायद माँ मुझे विदेश भेजना चाहती है मेरे भले के लिए, लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर हो गया था उसके सामने। वो तारीफें, वो सबके सामने उसका प्राउड होना, सब एक शो था। वो उसे सबको एक ट्रॉफी की तरह दिखाना चाहती थी जिसे दुनिया देखे, ताकि लोग उसकी जीत को नोटिस करें। तभी उसके हाथ से वो बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। पोर्सिलीन का टुकड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया, एक तेज आवाज के साथ, जिससे रूम के अंदर सबका ध्यान तुरंत दरवाजे की तरफ गया। दादी ने घबरा के पुकारा, फाइची। फाइची ने जोर लगा के अपने पैर वापस घुमा दिए। चेंगजिन की आंखों से कांटेक्ट अवॉइड किया। अगर उसने एक और सेकंड भी यहाँ से ये सब देखा तो शायद वो भी उसी की तरह पागल हो जाता जैसे उसकी माँ हो गई थी। पर पीछे से शोर मचा। चेंगजिन की चीख सबके बीच से क्लियर सुनाई दी। वो बोली, कहाँ जा रहे हो? क्या सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो फिर से? नहीं जा सकते, माँ तुम्हें नहीं जाने देगी। फाइची एक सेकंड के लिए रुका, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीरे से वापस घूम गया। दरवाजे के पास चेंगजिन घुटनों पे गिर चुकी थी। हाथ में एक ब्रोकन पोर्सलिन का शार्प टुकड़ा था। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही जिद। बोली, अगर तूने एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। आसपास की नर्सेस सब घबरा गए। सब उसके हाथ से वो चीज छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी जो किसी को भी उसके करीब जाने से रोक रही थी। दादी भी बिल्कुल हिल गई, रोने लगी, हाथ जोड़े, बोली, जियाओ जी, बस वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ की बात मान लो, जिद मत करो। पर फाइची अब भी नहीं सुन पा रहा था। उसके सामने का सीन एकदम उसे सरियल लग रहा था, जैसे कोई बुरा सपना हो, जैसे वो कोई आम आदमी हो, लेकिन उसे जबरदस्ती एक स्टेज कॉस्ट्यूम पहना दिया गया हो।
और स्टेज पे धकेल दिया गया हो, जहां ऑडियंस के 100 आंखें उस पर टिकी हो, लेकिन उसके पास ना तो स्क्रिप्ट थी और ना कोई डायलॉग बोलने का आइडिया। हाथ ठंडे हो गए थे, पर जब अपने जॉइंट्स पे उसने थोड़ा कंट्रोल वापस पाया तो धीरे से चल के चेंगजिन के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने उसके हाथों से वो पोर्सलिन का टुकड़ा लिया। चेंगजिन ने सोचा कि शायद वो मान गया, तो चेंगजिन के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, चेंग फाइची ने अपने राइट हैंड की वो पुरानी हील वाउंड को उसी पोर्सलिन के टुकड़े से दोबारा काट दिया। ये देखकर एक नर्स जोर से चिल्लाई। चोट से खून तुरंत ही बहने लगा था, गहरा लाल। चेंगजिन का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, जबान से कोई शब्द नहीं निकला। दादी ने तुरंत मौका देखकर उसे उठाया। चेंगजिन अब भी वहीं हवा में झूलती जैसी खड़ी थी। एक पल के लिए सब फ्रीज हो गया था और फिर फाइची खुद खड़ा हुआ। चेहरा पेल था, लेकिन आवाज में थोड़ी कसक थी। बोला, माँ, अगर आपको मेरी जान चाहिए तो ये रही, आज ही ले लीजिए। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। 1 घंटे बाद चेंग फाइची कार में बैठा था। शीशे के बाहर सीनरी अल्ट्रा फास्ट रिवर्स हो रही थी और तब जाके उससे धीरे धीरे दर्द महसूस होने लगा। वाउंड लंबा और गहरा था। डॉक्टर ने स्टिचेस रिकमेंड किए थे, लेकिन फाइची ने सीधा मना कर दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बस एक रफ सा बैंडेज करवाया और निकल गया। अब जब नीचे देखा तो गॉज से खून सीप कर रहा था। कोट की पॉकेट से वो डॉक्टर द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा गॉज निकाला और कार की उस नैरो सीट पे हाथ और मुंह की दोनों की हेल्प से उसने गॉज और टाइट से बांधना शुरू किया। गलती ना हो जाए उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो लास्ट टाइम उसने देखा था जब येकिन ने उसकी पाम का वो कट देखा था। इतना दिल से टूटा था वो छोटा सा लड़का। इस बार नहीं, फाइची ने डिसाइड कर लिया, उसे ये नहीं देखने देना। बाहर अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के मेन रोड पर ट्रैफिक जैम था और जब फाइनली फाइची वहां पहुंचा तो घड़ी 8:20 बजा रही थी। उसने अंदर इधर उधर एयरपोर्ट के एग्जिट पे देखा, उस फैमिलियर चेहरे को ढूंढने की कोशिश की, पर जब कुछ नजर नहीं आया तो वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे गया। वहां पता चला कि न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट टाइम से 8 बजे लैंड हो गई थी और सब पैसेंजर्स ऑलरेडी अब जा चुके हैं। पैनिक में फाइची ने येकिन को कॉल मिलाया, लेकिन सिग्नल बिजी। फिर ट्राई किया, कट, फिर ट्राई किया, फिर कट, और बाद में द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच, मतलब ब्लॉक। उसका दिल ही बैठ गया। उसने सोचा येकिन डेफिनेटली गुस्सा होगा। वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, एयरपोर्ट पे न आना, किसी भी नॉर्मल इंसान को गुस्सा आ जाता। एयरपोर्ट के लॉबी में खड़ा होकर फाइची ने एक लास्ट वी-चैट मैसेज भेजा। नो रिस्पॉन्स। डेस्परेट होके उसने येकिन के मोमेंट्स चेक किए और वहां उसे एक फ्रेशली पोस्टेड अपडेट मिला। वी आर बैक, कम आउट एंड हैव फन। फोटो, कुछ वाइन बॉटल्स पड़े थे कॉफी टेबल पर और उस कॉफी टेबल के ग्लास पैटर्न और सीलिंग का रिफ्लेक्शन सिर्फ एक जगह का हो सकता था, उसी नैनगांव मैंशन का जो जोंगशन रोड पर है। बिना एक सेकंड सोचे फाइची भागते हुए बाहर आया, टैक्सी पकड़ी और दरवाजा बंद करते ही बोला, नैनगांव मैंशन, जोंगशन रोड। एयरपोर्ट ब्राइट लाइट से चमक रहा था। आसमान में कभी कभी कोई एयरप्लेन ब्लिंक करते हुए ऊपर उड़ जाता। सिटी का नियॉन लाइट व्यू एलिवेटेड रोड पर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन फाइची के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ना व्यू, ना टाइम, ना खुद का वो दर्द। उसके लिए बस एक ही चीज मैटर करती थी और वो थी येकिन। वो उसे देखना चाहता था, उसे एक्सप्लेन करना चाहता था और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने ऑलमोस्ट टू कोलैप्स हार्ट को एक सुकून देना चाहता था। उसका दिल अब किसी और से संभल नहीं सकता था, सिर्फ येकिन। वो कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ येकिन। सीन शिफ्ट होता है सदर्न क्लब हाउस पे। क्लब के प्राइवेट रूम में जाओ फेंग फुल मूड में माइक लेके फ्रेंड्स गाना गा रहा था, 2 लॉयल दोस्तों के वापस आने की खुशी में। लेकिन जैसे ही उसकी नजर टाइम पे पड़ी तो उसने तुरंत माइक रख दिया। मैं जा रहा हूँ किसी को पिक करने, ऐसा बोला। जाओ वे ने तुरंत टीज कर दिया, बोला, अपने युआन को बुलाया है क्या? जाओ फेंग ने चिल्लाते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, अबे तू ना बोलता तो मैं भूल ही जाता कि
अरे तुम ना बोलते तो मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। फिर हाथ घुमाते हुए बोला, छोड़, नेक्स्ट टाइम बुला लूंगा उसे। इस बार तो मैं बस हमारे भाई किन की मदद कर रहा हूँ। ये किन थोड़ा कंफ्यूज था, ऐसा कौन आ रहा है, जब तक उसने सोचा भी नहीं। इधर जाओ फेंग ने सुनरान को रूम में धकेल दिया था। सुनरान ने येकिन को देखा और सीधा एक्सप्रेशन अपना डार्क मोड में डाल दिया। एक सेकंड में पलटने लगी, पर जाओ वे और लिu यांगफैंग ने उसे दोनों साइड से सैंडविच बना दिया और रूम के अंदर ले आए और बोले, हम लोग दोस्त इतने दिनों बाद वापस आए हैं, सिस्टर ईरान थोड़ी तो इज्जत दे दो हमें। सुन ईरान ने एक कोने में सबसे दूर वाली सीट पकड़ी। उसने अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया था कि मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। लेकिन के पास खुद की टेंशन कम नहीं थी, तो उसने उस सुन ईरान की तरफ देखा भी नहीं। जब उसे जाओ फेंग ने रेड वाइन दिया तो वो एक ही गल्प में पूरा खत्म कर गया और सोफे पे धप से गिर गया, आंखें बंद करके। थोड़ी देर बाद सब कार्ड गेम खेलने लगे, पर टोटल 5 लोग थे, जिसमें से 2 ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो वाइब थोड़ी ऑफ थी। जाओ फेंग 3 गेम में बैक टू बैक हार गया था। फिर फ्रस्ट्रेशन में येकिन से बोला, अरे तू चेंगफाई जी को बुला लेना भाई, बंदा स्मार्ट है, कार्ड्स भी आता है उसको, मुझे लेके चलेगा वो, मतलब उसके बिहाफ में खेलेगा वो। ये सुनकर येकिन ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, सपने देखते रहो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। फिर उसने सोचा, वो बंदा एयरपोर्ट तक नहीं आया था मुझे पिक करने, और तू बोल रहा है कि कार्ड्स खेलने बुला लो। जाओ वे ने जाओ फेंग को साइड में हिंट दिया और बोला, अबे छोड़, अब देख नहीं रहा कि येकिन का मूड बिगड़ा हुआ है उस टॉपर के चक्कर में, अभी मत छेड़ उस टॉपिक को। जाओ फेंग ने बेचारी सी शक्ल बना के बोला, अब क्या हो गया, होमवर्क नहीं किया क्या उसने, टॉपर से डांट पड़ने का डर लग रहा है क्या उसको। फिर खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। जाओ फेंग जोर जोर से हंस रहा था और उसके साथ ही बाकी दोनों भी ताली मार के हंसने लगे। येकिन का पेशेंस लेवल तो 0 पे आ गया था। उसने कॉफी टेबल पे जोर से लात मारी और चिल्लाया, क्या हंस रहे हो सब। नॉर्मल डेज में सब दोस्तों के बीच ऐसी मस्ती चलती रहती थी, लेकिन लिu यांगफैंग ने नोटिस कर लिया कि जब भी येकिन सच में गुस्सा होता था तो रीजन होता था सिर्फ एक, चेंगफाई ची। उसने एक सिगरेट लिट की, स्मोक रिंग बनाई और कैजुअल टोन में बोला, वैसे किन तू उसे डम कब करेगा। ये लाइन सुनकर सुन रैन, जो अभी तक साइड में बोरिंग फेस बना के बैठी थी, तुरंत नेक ट्विस्ट करके उधर देखने लगी और येकिन भी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। जाओ फेंग तो चाहता था कि ये मूड खराब ना हो, तुरंत बीच में बोला, हो जाएगा भाई, टाइम आने पे हो जाएगा डंप, ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो, भाई किन को अभी मजे लेने दो, राजा को जल्दी नहीं तो क्या ख्वाजा को जल्दी है। जाओ वे भी हंस के बोला, सही बोला, लेकिन बड़ा हो गया है, आईडी कार्ड के हिसाब से तो पक्का, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, हमें क्यों टेंशन लेनी। फिर वो उंगलियों पे काउंट करते हुए बोला, पर एक बात तो है, 1 साल से ज्यादा हो गया है तुम दोनों को, है ना, स्टिल नॉट बोर्ड। वाह भाई किन, तुम तो बड़े लॉयल निकले। येकिन को सबसे ज्यादा इरिटेशन होती थी जब लोग उसकी एज का मजाक उड़ाते थे, और अगर टॉपिक फाइची से रिलेटेड हो तो बस पूछो ही नहीं, जैसे उसे इमोशनल उल्लू का टैग मिल गया हो, जो दूसरों को बेवकूफ बनाते बनाते खुद ही फंस गया हो। गुस्से में आंखें टेढ़ी करते हुए वो बोला, बोर हो चुका हूँ मैं, पहले से ही बोर हो चुका हूँ, नए साल के बाद उसे ना डम कर दूंगा। जाओ ने चकल करते हुए बोला, लेकिन तू तो सच में दिल का अच्छा है, टॉपर को भी अच्छे से न्यू ईयर बनाने दे रहा है। जाओ फेंग ने एकदम से एक पुरानी बात याद दिलाते हुए बोला, नहीं भाई, सबसे बड़ी बात तो बताई ही नहीं मैंने तुम्हें, याद है वो पहला गिफ्ट जो भाई किन ने जुबा को दिया था, उसमें एक हिडन सरप्राइज था, अगर जुबा को कभी पता चल गया ना तो वो वहीं स्पॉट पे गिर जाएगा बेचारा। लिu यांगफैंग तुरंत क्यूरियस हो गया, उसने पूछा, ओ क्या था वो सीक्रेट। येकिन ने प्राउड एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा अपना ठुड्डा उठाया और बोला, उसे लगा कि मैंने हर स्टार के अंदर लव कोट्स लिखे हैं, उसने सीरियसली समझ लिया कि मैं उसे सच में चेज कर रहा हूँ, तभी तो उसने सारे स्टार्स भी नहीं पढ़े। फिर वो मेरे पास आया और बोला था, लेट्स डेट। सब हिल गए थे ये सुनकर। जाओ फेंग ने फिर एक्सपोज किया, भाई सच तो ये है कि उन पेपर स्टार्स के बीच एक गाली भी छुपी हुई थी,
अगर उसने बस उसी स्टार को पहले खोल लिया होता ना तो। जाओ वे पीछे गिरते गिरते बोला, ओए एकिन, तू तो फुल गट्स वाला निकला, डर नहीं लगा क्या? अगर उसने वही वाली लाइन पढ़ ली होती तो। पर येकिन ने फुल बिंदास स्टाइल में शोल्डर उचकाते हुए बोला, क्या डरना, मैं तो बस उसे छेड़ रहा था, डेट करने की कोई दरकार नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिना रिलेशनशिप के मरा जा रहा था। तब तो उसने इस बात को सीरियसली भी नहीं लिया था, तो गिल्ट का तो सवाल ही नहीं उठता था ना। लेकिन तभी लियू यांग फैंग ने एकदम तीखी नजर डालते हुए पूछा, फिर ये रिंग फिंगर अब तक क्यों पहन रखी है? और ये सुनकर येकिन का थोड़ा सा एक्सप्रेशन हिल गया। बात ऑब्वियसली उस रिंग की हो रही थी जो चेंग फाइची ने उसे गिफ्ट की थी। वो वाली रिंग जिसे मिलने के बाद येकिन ने खुशी खुशी फोटो खींचकर अपने मोमेंट्स पे भी पोस्ट कर दिया था। पोस्ट इतना शाइनी था कि सब फ्रेंड्स ने लाइक भी किया था और कमेंट भी। जाओ फेंग ने तो ये तक पूछ लिया था, प्रपोज कर दिया क्या ज़ुबा ने? येकिन ने ओपनली तो रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन ग्रुप चैट में बोला था, वो टॉपर ने पार्ट टाइम जॉब करके मेरे लिए ये रिंग खरीदी थी। सोचा कैसे ना कैसे तो शो ऑफ तो बनता है ना। और उसकी टोन एकदम बोस्टिंग वाली थी। देखो भाई, वो कितना प्यार करता है मुझसे और मैं तो उसे ऐसे ही बस घुमा रहा हूँ। पर अब वो रिंग का शो ऑफ करने का तो सवाल ही नहीं था। 1 महीना हो गया था उन्हें मिले हुए, और जब येकिन ने खुद अपना ईगो साइड में रख के उसे एयरपोर्ट से पिक करने का बोला, तब भी वो नहीं आया। और अब वही उसकी पसंदीदा रिंग अब उसकी आंखों में चुभने लगी थी। मतलब क्या ही मतलब बचा था उसका अब। गुस्से में येकिन ने हाथ उठाया, रिंग उतारी और उसे ग्लास टेबल पर फेंक दिया। जाओए ने तुरंत काटा, ओ नो, अब तो येकिन ने रिंग भी फेंक दी। वैसे काफी महंगी रिंग लगती है, 1 बॉटल वाइन की वैल्यू तो निकाल ही लेगी। वैसे असली है या नकली? वो आगे बढ़कर रिंग उठाना चाहता था, लेकिन येकिन ने उससे पहले ही मूव मार दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उस रिंग को टच भी करे। उसने एक खुले कप को टारगेट करके रिंग को उसमें डार्ट की तरह फेंका। पानी उछला और रिंग सीधा नीचे लिक्विड में डूब गई। जाओ ने विसिल किया और लियू यांग फैंग ने ताली बजाई। कमाल का शॉट था। येकिन थोड़ी देर तक कप को घूरता रहा, फिर स्नॉट किया और मुंह घुमा के बोला, एक चिंदी सी डायमंड रिंग थी, क्या ही एम्बैरेसमेंट है उसमें। उसके बोलते ही सामने बैठी सुन रैन एकदम उठ गई, चेहरा रेड, आंखों में गुस्सा। बोली, दूसरों के प्यार को इस तरह वेस्ट करना, तुम लोग हद कर रहे हो। जाओ फेंग ने शोल्डर उचकाते हुए कैजुअली बोला, भाई जब गिफ्ट दे दिया तो अब येकिन भाई की मर्जी, उसे फ्लश करे या पहने, हिज चॉइस ना। पर सुन रैन का चेहरा शौक से भरा हुआ था जब उसने येकिन की तरफ देखा, जो अब भी जिद में नेक सीधा करके स्टोन फेस लेके बैठा था। तो उसे पहली बार लगा कि मुझे तो लगा था कि मैं इस बंदे को जानती हूँ, पर मैं एक्चुअली इसे नहीं जानती। She was clearly disappointed. उसने तुरंत सोफे से अपना कोट और बैग उठाया और निकलने लगी। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुन रैन के हाई हील्स ने सबके पैर कुचल दिए। एक एक करके आउच की आवाजें आई, पर कोई उसे रोक नहीं पाया। सुन रैन फुल गुस्से में बाहर निकली और धड़ाम से डोर बंद किया। वो कोट पहनते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन 2 कदम ही चली थी कि किसी से टकरा गई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखों का साइज डबल हो गया, मुंह पे हाथ चला गया और उसका बैग नीचे गिर गया। सामने खड़ा था चेंग फाइची। वो खुद ऊपर लाया गया था एक वेटर के साथ, जो उसे पहचानता था क्योंकि वो पहली बार भी एक बार क्लब आ चुका था। बॉक्स पे लियू यांग फैंग का नाम लिखा था, तो नेचुरली स्टाफ को याद था कि ये बंदा यंग मास्टर्स का फ्रेंड ही है। स्टाफ ने बस रास्ता दिखाया, लेकिन अंदर डिस्टर्ब नहीं किया। रूल था, अनलेस रिक्वेस्टेड, गेस्ट के रूम में इंटरफेयर नहीं करना। जब वो बॉक्स के पास गया तो डोर ऑलरेडी हल्का सा ओपन था। फाइची ने नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से आवाज आई और उसमें उसका ही जिक्र हो रहा था। बिना किसी शर्म के, जबरदस्ती के, पब्लिक में उसका हाथ जो नॉक करने जा रहा था सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर रुक गया और फिर वो वहीं खड़ा रह गया। हर एक लफ्ज उसके कानों में चुभ गया। अगर उसने तुरंत रिएक्ट किया होता तो शायद ये ऑकवर्ड एनकाउंटर सुन रैन के साथ होता ही नहीं। सुन रैन फुल पैनिक में थी, काफी देर तक मुंह पे हाथ रख के खड़ी थी, पर फिर धीरे से हाथ हटाया,
फिर उसने एक बार बॉक्स के बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिर चेंग फाइची की आंखों में झांक के पूछा, क्या तुमने सब सुन लिया? एक सिंपल सा सवाल था, लेकिन चेंग फाइची को जवाब देने में वक्त लग गया। आंखों में हल्की सी थकान थी, पर उसने सिर्फ हाँ में हल्का सा सर हिला के बोला, हाँ। जवाब सुनकर सुनिरन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ सोच रही थी कि डोर पे नॉक करे और येकिन को बुला के सब कुछ क्लियर करवा दे। दूसरी तरफ ये भी सोच रही थी कि फाइची को यहाँ से क्वाइटली ले जाए, कुछ समझे बिना। पर फाइची तो जैसे अपने ही जोन में था। उसने उसकी स्ट्रगल नोटिस भी नहीं की, बस सीधा एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने देखा कि लिफ्ट अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो उसने बिना रुके सीढ़ियां ले ली। सुनरैन जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। शुक्र था कि फाइची की स्पीड ज्यादा नहीं थी, तो वो बात कर पाई उसके साथ। बोली, मैं जान के नहीं छुपा रही थी तुमसे सब कुछ। फाइची का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, आंखें जमीन पे, कोई इमोशन नहीं। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुंह से निकाली। सुनरैन आगे बोली, और ये येकिन भी ना, उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। मैं उससे बात करूंगी, प्लीज तुम उदास मत हो। स्टेयर्स के लास्ट मार्बल स्टेप पे फाइची रुक गया। सुनिरैन भी थोड़ा झिझक के साथ उसके पास रुक गई। उसने देखा कि फाइची की आंखों में एक पल के लिए कंफ्यूजन था। एक सेकंड के लिए लगा जैसे उसके अंदर कुछ तूफान सा चल रहा हो, पर जब उसने अपनी आंखें झुकाई तो वो बस उसमें एक खालीपन और बेजान सी ठंडक ही रह गई थी। फाइची ने धीरे से सर ना में हिला दिया, पर शायद उसे लगा कि ये गेस्चर गलत समझा जा सकता है, इसीलिए उसने तुरंत कह दिया, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने आगे बस इतना ही बोला कि मैं ठीक हूँ। रात की 9:30 बजे कैपिटल सिटी की सड़कें अभी भी ट्रैफिक से भरी हुई थी। स्प्रिंग फेस्टिवल पास आ रहा था, तो हर तरफ लोग नए साल की शॉपिंग में लगे हुए थे। फाइची एक सुपरमार्केट के गेट के पास से गुजर रहा था, जहाँ एक छोटी सी फैमिली, माँ बाप और एक छोटा बच्चा, बड़े छोटे शॉपिंग बैग्स लेकर टैक्सी में बैठ रहे थे। वो रुक के उन्हें देखता रहा। फिर उसकी नजर सुपरमार्केट की खिड़की पे गई, जहाँ एक बड़ा सा लाल चाइनीज नोट चिपका हुआ था। कुछ सेकंड तक उसने उस सिंबल को देखा, फिर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए आगे बढ़ गया। उसकी लाइफ कब से बस एक फास्ट ट्रैक पे थी, कोई इमोशन का लग्जरी ही नहीं था। ऑफिस जाते वक्त भी वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनने की प्लानिंग करता था। इस महीने का बजट, अगली सैलरी का एलोकेशन, सब कुछ कैलकुलेटेड। पर अब पहली बार उसके पास खाली वक्त था और वो जानता ही नहीं था कि वो उस वक्त का क्या करे। उसका दिमाग ब्लैंक था और सबसे अजीब बात, उसे ये तक नहीं पता था कि वो अब कहाँ जा रहा है। उसी खामोशी में उसने फोन उठाया और ई जेंग को फोन किया। जैसे ही फाइची ने पूछा कि येकिन ने मेरे बारे में क्या इन्वेस्टिगेट किया था, ई जेंग के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी, जो फोन पे क्लियरली सुनाई भी दे रही थी। वो बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, वो लड़का सिंपल नहीं है। अब यकीन आया। पर ई जेंग ने स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू किया कि येकिन उसके बारे में पिछले साल सितंबर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, तब जब स्कूल का दूसरा साल स्टार्ट ही हुआ था। फाइची ने धीरे से अपने सूखे होठों पर जीभ फेर के एक और बात सोची, तब तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। ये बात उसके दिल में एक चुभन बन के रह गई थी। क्या उसका सब कुछ पहले से प्लान था? उसे अब तक याद था कि येकिन ने पहली बार उसके लिए ब्रेकफास्ट अक्टूबर की एंड में लाया था, एक मंडे के दिन। उनके बीच उसके पहले बस कुछ छोटे से एनकाउंटर ही हुई थी। कन्वीनियंस स्टोर में एक झूठी चोरी का इल्जाम, उसकी साइकिल का पंचर टायर, और एक बार पीई क्लास में जब उसने येकिन को गिरने से बचाया था। फिर कोई वार्निंग नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं, सीधा उसने मुझे परस्यू करना स्टार्ट कर दिया था। ई जेंग ने और भी इन्फो दी, बिना किसी पॉज के, जिसे सब कुछ ऑलरेडी रेडी हो उसके पास। उसने बताया, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड और तुम्हारी माँ के बारे में तो इन्वेस्टिगेट किया ही, पर उसने ये जिनशियान की भी लोकेशन ट्रेस की थी उस टाइम पे। और मुझे ये भी पता चला है कि ये जिनशियान का बाहर किसी के साथ रिलेशन था। तो येकिन ने तुम दोनों के बीच कनेक्शन क्यों ढूंढा? वो कोइंसिडेंस था या कोई और वजह थी? वो मैं नहीं कह सकता। फाइची ने बस एक ठंडी सी थैंक यू बोली।
ई जेंग ने बस हंसी में जवाब दिया, थैंक यू किस बात का, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फोन कट करने से पहले ई जेंग को एक और इंटरेस्टिंग बात याद आई। वो बोला, वैसे एक और चीज, येकिन ने अपने आईडी कार्ड पे एज गलत लिखवा रखी है। ऑफिशियली तो वो 18 का दिखता है, पर असल में अभी तक उसका बर्थडे भी नहीं आया। उसकी असली डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर। आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक हार्ट का कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। गुड नाइट।